दोस्तों नमस्कार। 21 अप्रैल 2020 की करंट अफेयर्स हम लोगों की छुट्टी हैं, तो इसको हम आज डिस्कस कर लेते हैं। अब इसका रीज़न था कि हमारा मोबाइल काम करना बंद कर दिया था फॉर्मेट किए, अभी जाके सही हुआ है। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं करंट अफेयर्स 21 अप्रैल की। तो सबसे पहले पीआईबी पे नज़र डालते हैं, लेकिन उसके पहले आप लोग पीसीएस का फॉर्म भरना शुरू हो गया। कृपया आप उसे लास्ट डेट का इंतज़ार किए बगैर जितनी जल्दी हो सके वो आप फॉर्म भर के बिल्कुल स्वतंत्र हो जाइए और फिर तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय कम है। तो वैकेंसी वैसे 200 हैं, तो आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैकेंसी ये जब तक ये प्रीलिम्स होगा तब तक ये 500-600 के आसपास हो जाएंगी। जो हर साल इसके पहले जाओगे 2016-15 तो लगभग इसी के आसपास वैकेंसी आती थी। 2018 को हटा दीजिए जिसमें 982 वैकेंसी थी। इसके पहले के जितने भी आप पीछे के उसमें सालों में देखोगे तो वैकेंसी वही 500-600 के बीच 700 के आसपास रहती थी। तो आपको बहुत परेशान नहीं होना, बस आपको सही दिशा में तैयारी करनी है। इसके लिए हम पूरे साल का प्लानिंग बना रहे हैं। करंट अफेयर्स आपको जल्द मिलने वाला, बस आपको जो डेली वीडियो आपका करंट न्यूज़ का एनालिसिस मिलती है उसको कृपया ध्यान से सुनते रहिए। अब आपको अभी बोरिंग हो सकता लगे, ये हो सकता लगे कि ये कितना डिस्कस डीप में किया जा रहा, लेकिन आप कृपया जब भी ऐसा लगे तो पेपर उठा के 2019 वाला, 19 के पहले वाला मत देखिएगा। वो ज़माना अब गया कि वैसे क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे। 2019 से आप देख लीजिए, आपका पैनल जो पेपर सेटर है वही है जो यूपीएससी की ओर उन्मुख है, लगभग यूपीएससी की ओर जा रहा। तो पेपर का लेवल आपका क्या कर दिया गया, क्वेश्चन का नेचर आपका हाई कर दिया गया। तो हमको उससे 2 कदम आगे जा कर के तैयारी करनी कि इससे भी टफ लेवल बनाया गया तो क्वेश्चन आपका करंट का कुछ छूटने ना पाए। आप यकीन मानिए, जब आप पेपर दे रहे होंगे, अगर सचमुच सारे वीडियो आप देखे हुए हैं मेरे, तो आप एक बार ज़रूर याद कीजिएगा। इतना तो मेरा ये अभी नहीं, पेपर के बाद आपका अपने आप विश्वास हो जाएगा कि मैं जो दावा कर रहा हूँ वो कितना सही साबित होता है। 80% क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के डिस्कशन के अंदर से होंगे। तो आइए इसी के साथ हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पीआईबी में था बीआरओ के द्वारा। ये बीआरओ है क्या? असल में ये है आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोविड-19 के खिलाफ सर्वाधिक सावधानियां बरतते हुए सुबनसिरी नदी पर एक पुल बनाया गया। इसी पुल को क्या कहा जाता? दापोरिजो पुल का निर्माण किया है, दापोरिजो पुल कहा जाता। तो आपका रिकॉर्ड टाइम एक क्यों चर्चा में आया? क्योंकि सबसे कम रिकॉर्ड टाइम में इन्होंने क्या किया, इस पुल को निर्मित कर दिया, वो भी ऐसी स्थिति में पूरा विश्व कोविड-19 जैसी महामारी से निपट रहा है। तो इसलिए आपका ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता। ये किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में संचार को सुगम बनाएगा। तो आपका क्वेश्चन पूछेगा आपका दापोरिजो या इसी को बैली पुल कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है? सुबनसिरी नदी पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसको किसने निर्मित किया? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निर्मित किया गया है। आगे आपका देखते हैं तो ये अगर बात की जाए दापोरिजो पुल की, तो दापोरिजो पुल क्या है? ये आपका भारत व चाइना, जो भारत एवं चाइना के बीच जो ये बॉर्डर है, इसी बॉर्डर पे आपका क्या है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश इधर है। तो अरुणाचल प्रदेश इस लाइन जहाँ अरुणाचल प्रदेश से गुजरता है वहाँ पर एक लाइन है, इसी को क्या कहा जाता? इसी को एक्चुअल कंट्रोल लाइन, एसीएल के नाम से जाना जाता, जो कि कुल भारत व चाइना के बीच 3488 किलोमीटर है, जिनमें से 1000 से ज़्यादा किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश के साथ साझा करता है। तो इस दिशा में जो दापोरिजो पुल है वह एक रणनीतिक इंटरलिंकिंग का काम कर सकता है। अगर बाई चांस ऐसी स्थिति आती है कि हमें गोला बारूद, हथियार व खाद्य सामग्री अरुणाचल प्रदेश के स्ट्रेटजिक पॉइंट, चेक पॉइंट पे पहुंचाना है, तो इस पुल के माध्यम से हम पहुंचा सकते हैं। इस पुल का उद्घाटन की बात किया जाए तो इस पुल का उद्घाटन अरुणाचल
प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री पेमा खांडू के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया गया है। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कुछ आपका बीआरओ के बारे में। तो बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये है क्या? तो ये भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में, सीमावर्ती का मतलब हुआ जिनकी सीमा भारत के साथ लगती है, चाहे वो आपका स्थलीय हो या समुद्री, जैसे आपका नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, या फिर आपका श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तो तथा मित्रवत जिनके साथ भारत के इको फ्रेंडली रिलेशन है, मित्रवत पड़ोसी देशों में रोड नेटवर्क का विकास एवं मेंटेनेंस अनुरक्षण करने का काम बीआरओ के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आप जो देखते हो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वैसे इसका काम है रोड निर्माण करना, लेकिन जो बॉर्डर एरिया हैं या भारत के फ्रेंडली नेबरिंग कंट्री हैं, मित्रवत पड़ोसी देश हैं, उनमें रोड नेटवर्क का विकास हुआ, उसका मेंटेनेंस कौन करता? बीआरओ के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ हम कुछ बात बीआरओ की कर लेते हैं। तो बीआरओ का मोटो क्या है? इसका मोटो है श्रमेण सर्वम साध्यम, श्रम के द्वारा सभी कार्य साध्य होते हैं, यानी ऐसा कोई काम नहीं बाकी जिसको हम श्रम के माध्यम से सिद्ध न कर सके। तो यही इसका मोटो है, श्रमेण सर्वम साध्यम। स्थापना की बात करें बीआरओ की, तो बीआरओ की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 7 मई 1960 को की गई थी। हेडक्वार्टर्स इसका नई दिल्ली है। स्वाभाविक है ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता? यहाँ क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत यह इकाई आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती, ये आप ध्यान रखिएगा। ये ना कि ये सड़क परिवहन एवं आपका जो मंत्रालय है राजमार्ग मंत्रालय, उसके अंतर्गत नहीं आती, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अब यहाँ बात आई सुबनसिरी नदी की, तो हम सुबनसिरी नदी की बात कर लेते हैं। सुबनसिरी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, जो अरुणाचल प्रदेश हुआ असम में प्रवाहित होती है, और सुबनसिरी नदी का उद्गम तिब्बत से होता है, जो हिमालय क्षेत्र में आता है और चाइना का पार्ट है। सबसे दिलचस्प बात यह है जो सुबनसिरी नदी है, ये क्या है? सुबनसिरी नदी क्या हुआ एक मिनट आजा एक मिनट यही दिक्कत होती टेक्निकल, कोई बात नहीं, फिलहाल हम इसको एडिट भी करने वाले नहीं हैं, आगे देखिएगा। तो सुबनसिरी नदी की बात हो रही थी, तो हमने क्या कहा? हमने कहा सुबनसिरी जो नदी है वो सुबनसिरी नदी, सबसे दिलचस्प बात ये है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी पूछी जाए ब्रह्मपुत्र की कौन है? तो यही सुबनसिरी नदी है। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं किसकी? यहाँ आपका ब्रह्मपुत्र की आई है बात, तो हम ब्रह्मपुत्र की बात कर लेते हैं। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत में आपका एक स्थान है, आपका चेमयुंगडुंग ग्लेशियर। ये कहाँ है? ये कैलाश मानसरोवर लेक के पास स्थित एक ग्लेशियर है, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। लेकिन जब ये तिब्बत में बहती है तो इसे सांगोपो के नाम से जाना जाता। और जैसे ये नदी आप यहाँ देखिए, ये इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में, जैसे अरुणाचल प्रदेश में एंट्री मारती है, प्रवेश करती, तो इसी को सियांग या इसी को दिहांग के नाम से जाना जाता। और इसकी पहली, अब जहाँ से नदी उद्गम होती उसके बाईं तरफ बाईं सहायक नदी होगी, दाईं तरफ दाईं सहायक नदी होगी। तो इसकी जो आपकी बाईं तरफ की पहली सहायक नदी ये वाली है, इसी को दिबांग कहा जाता। अगली ये वाली एक और सहायक नदी आती है बाईं तरफ की, इसी को लोहित कहा जाता। अगली एक ये सहायक नदी जा रही, इसी को बूढ़ी दिहांग के नाम से या बूढ़ी दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो 3 पहले इसमें मिल जाती हैं, एक दिबांग हो गई बाईं तरफ की सहायक नदी, दूसरी आपको कठिन क्वेश्चन बनाना हुआ तो इसी के अंदर से बाईं और दाईं की सहायक नदी देख करके क्वेश्चन पूछा जा सकेगा, तब क्वेश्चन कठिन हो जाएगा। तो पहली
अगली बाईं तरफ की सहायक नदी दिबांग, अगली सहायक नदी लोहित, बाईं तरफ की अगली इसकी बाईं तरफ की सहायक नदी बोरही दिहांग है। और बोरही दिहांग के बाद यही अभी जो हमने बताया अरुणाचल प्रदेश में ये आपका अरुणाचल असम बहती, इसी को सुबनसिरी के नाम से जाना जाता है, सुबनसिरी के नाम से जाना जाता। आगे हम देखते हैं सुबनसिरी के बाद आपका अगली इसकी जो बाईं तरफ की सहायक नदी है उसको धनसिरी कहा जाता, और फिर दाईं तरफ की सहायक नदी इसमें आके मिलती है, इसी को जिया भरेली के नाम से जाना जाता। और जिया भरेली के बाद आपका एक नदी ये आपका दाईं तरफ से फिर मिलती है, उसी को क्या कहा जाता, कपिली, कापिली या कपिली के नाम से जाना जाता। और जब ये नदी कहाँ पहुँचती है, असम में बहती है, तो इसी को आपका ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। और फिर ब्रह्मपुत्र के नाम से ये कहाँ प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती और अंततः गंगा नदी से मिल जाती है। और गंगा और अब ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा बे ऑफ बंगाल में आपका अपना जल विसर्जित कर देती है। अब लगे हाथ ही इसी बहाने बात किए हैं तो यहाँ के आपका जो प्रमुख दर्रे हैं उनको भी निपटा लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो मैप में हमने बनाने की कोशिश की है, तो मैप के माध्यम से हम दर्रों को देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश के जो प्रमुख दर्रे हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो उनमें से सबसे पहला दर्रा आपका ये सेला, ये आपका बजट में भी इसकी चर्चा थी। सेला ये आपका दर्रा क्या होता है, एक सकरा रास्ता होता है जिससे आपका आसपास पर्वत पहाड़ खाई ऐसे होती है, उनके बीच से होकर रास्ता होता है जिससे आवागमन को यानी सुविधाजनक हो पाता है आवागमन। तो ये सेला के बाद अगला है बोमला के नीचे यहाँ बोमडिला बहुत पूछा जाता है। बोमडिला के बाद टुंगा के बाद फिर अगला आपका ये यांग्याप, ये भी आपका IAS में पूछा जा चुका। यांग्याप के बाद आपका दिहांग दर्रा है, दिहांग के बाद आपका दिफू दर्रा है, दिफर दर्रा, और दिफर के बाद दिफ्यू है, और दिफ्यू के बाद आपका कौन है तो कुमजांग पास है, और कुमजांग के बाद ये पांगसाओ दर्रा। इतने आपके अरुणाचल प्रदेश में हैं। अब आप कहोगे याद कैसे होगा, याद करने के ट्रिक हम बताते हैं। कैसे आपको याद होगा, तो कुछ नहीं, आपका मान लो शादी हो गई तो आपका क्या है, साला है। अब साला मिलता है तो आपसे पूछता है कि मेरी बहन हमारी याद करती है कि नहीं करती, तो आप उससे कहते हो कि ये आप उससे क्या कहते हो, साले, यानी बीवी का मतलब उसकी बहन आपकी क्या होगी, आपका साला तो आपकी क्या होगी, बीवी होगी। साले बीवी तेरी याद 3 पल करती है। आप क्या कहते हैं उससे, साले बीवी तेरी याद 3 पल करती है। दिन के 3 पल आप मान लीजिए उसको, तो आपका 3 पल करती है। तो यहाँ साले से क्या हो गया, सेला आपका दर्रा, बी से आपका बुमला हो गया, अगले बी से बोमडिला हो गया, तेरी से आपका क्या हो गया, तुंग्या हो गया, टुंगा, और टुंगा के बाद आपका क्या हो गया, या से यांग्याप हो गया। 10 से 3 हमने बताए थे, तो यहाँ 10 से कौन हो गया, दिहांग हो गया, अगला 10 से दिफर हो गया, अगला दिफर के बाद आपका दिफू हो गया, डिफू या दिफू के बाद आपका 3 ये इसी के साथ दा के साथ लगा है, और पा से आपका पांगसाओ हो गया, पांगसाओ के बाद का से कुमजांग हो गया, कुमजांग। ये दर्रे कहाँ हैं, आपके अरुणाचल प्रदेश में हैं। अब आपको याद हो गया होगा ट्रिक से कि अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे पूछे जाए तो आपको क्या याद रखना अपना, साले बीवी तेरी याद 3 पल करती है, साले बीवी तेरी याद 3 पल करती है। सारे दर्रे याद। अब आपका हम सिक्किम को भी निपटा लेते हैं। सिक्किम है तो सिक्किम में 2 ही प्रमुख दर्रे हैं जो पूछे जाते हैं। एक आपका इसको नाजा आपका सांप नाग होता, उसी का वैज्ञानिक नाम नाजा होता, तो उससे याद रखिएगा। और आपका ये आपके दर्रे कहाँ, सिक्किम में है। तो सिक्किम में 2 आपके दर्रे, एक ऊपर आपका नाथुला है और साइड में आपका ये जय लेपला है। आपका अगर ये नॉर्थ से साउथ ऑर्डर लगाने के लिए भी आपके दर्रे के साथ आ जाए तो ऊपर नाथुला है और नीचे कौन है, जय लेपला है। तो 2 दर्रे हैं, इन्हीं के माध्यम से हम तिब्बत भी पहुंच सकते हैं, नाथुला के माध्यम से। तो सिक्किम के 2 दर्रे हो गए, नाथुला व जय लेपला, यानी नाजा। तो आपको नाजा से इसको याद रखना है। तो आपका ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। अब अरुणाचल प्रदेश के कुछ और हम विशेषताओं की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क है जो ईटानगर में, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में स्थित है। और दूसरा यहाँ से क्वेश्चन आपका IAS प्री 2017 में पूछा गया था, पाखुई या पक्के ये कहाँ है। तो पाखुई या पक्के ये आपका अरुणाचल प्रदेश में टाइगर रिजर्व है, इसी को पाखुई या पक्के के नाम से जाना जाता। तो 2 आप याद रखिएगा, वैसे कई हैं लेकिन आपको इंपॉर्टेंट 2 है, नामदफा और दूसरा पाखुई। तो नामदफा ईटानगर में है, पाखुई पक्के अरुणाचल प्रदेश में
है। अगला बात कर लेते हैं, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा एक स्वायत्त संस्था है, उसी के तहत एक स्वायत्त संस्था जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली। मोहाली कहाँ? पंजाब में है। तो मोहाली पंजाब के द्वारा यानी मछली के गिल्स या जो गलफ्रे होते हैं उससे निर्मित एक कारगर व किफ़ायती इलेक्ट्रोकैटालिस्ट का विकास किया गया है। इलेक्ट्रोकैटालिस्ट, तो इलेक्ट्रोकैटालिस्ट है क्या? तो यह पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा रूपांतरण उपकरणों के निर्माण में मदद कर सकता है। अभी तक हम ऊर्जा रूपांतरण उपकरण ऐसे बनाते जिससे एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान होता, वो इको फ्रेंडली नहीं होते हैं, लेकिन पहली बार है कि मछली के गलफरों से हम क्या बना सकेंगे, ऐसे ऊर्जा रूपांतरण उपकरण बना सकेंगे जो इको फ्रेंडली होंगे, पर्यावरण के अनुकूल होंगे। इसमें क्या क्या हम बना सकेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। जैव प्रेरित मतलब चूंकि हम मछली का उपयोग कर रहे हैं यानी जैव, तो इसमें कि जब किसी जानवर का प्रयोग करके हम या जीव का प्रयोग करके कोई चीज़ निर्भर करते हैं उसी को जैव कहा जाता। तो जैव प्रेरित कार्बन नैनो स्ट्रक्चर, फ्यूल सेल, बायोफ्यूल सेल व मेटल एयर बैटरी जैसी कई नवीकरणीय ऊर्जा रूपांतरण तथा भंडारण प्रौद्योगिकियों की प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही थी इसके माध्यम से उसको हम दूर कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते, जैव प्रेरित कार्बन नैनो स्ट्रक्चर, जैव प्रेरित कार्बन नैनो स्ट्रक्चर, फ्यूल सेल, बायोफ्यूल सेल तथा मेटल एयर बैटरी जैसी कई नवीकरणीय ऊर्जा रूपांतरण तथा भंडारण प्रौद्योगिकियों की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को इसके माध्यम से दूर किया जा सकता है। अगला हम बात कर लेते हैं एनडीबी। एनडीबी को क्या कहा जाता है? इसी को न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। इसी को किस नाम से जाना जाता? इसी को न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है, यानी या इसी को एक दूसरा नाम है, इसी को ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपकी चर्चा में क्यों रही? क्योंकि अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इसकी 5वीं मीटिंग की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नई दिल्ली में क्या किया गया, नई दिल्ली से इसका यानी मीटिंग की गई। तो अभी यहाँ हम बात कर लेते हैं ये एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना आखिरकार होती कब है? तो ये ब्रिक्स देशों के द्वारा, किसके द्वारा? ब्रिक्स देशों के द्वारा एक सम्मेलन होता है 2013 में। ये कहाँ होता है? ये आपका डरबन, और डरबन कहाँ है? साउथ अफ्रीका में है। तो डरबन ये आपका 2013 में समिट होती है। तो वहाँ तय होता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक की स्थापना किया जाए, किंतु इसे अमली जामा कहाँ पहनाया जा सका? तो अगला सम्मेलन ब्राज़ील के फोर्तालेजा में होता है। तो ब्राज़ील के फोर्तालेजा में 2014 में फोर्तालेजा डिक्लेरेशन के माध्यम से ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की जाती है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर के संसाधन जो हैं उसको मोबिलाइज करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। वो भी कहाँ? ब्रिक्स जो देश हैं इसके साथ ही अनुभरते हुए जो बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाएगा। इसीलिए इसे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो ध्यान से समझिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। और इसके पहले अध्यक्ष जो बने हैं केवी कामत, जो इंडिया की तरफ से हैं, इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए। इसका पहला जो रीजनल ऑफिस या क्षेत्रीय कार्यालय वो जोहान्सबर्ग या दक्षिण अफ्रीका में ओपन किया गया, खोला गया है। अब यहाँ हम कुछ अन्य बातें यानी ब्रिक आई है तो ये हम ब्रिक्स के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। जो ये ब्रिक था, पहले ब्रिक्स नहीं था, पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था। तो ब्रिक जो क्वाइंड किया था इस शब्द को, यानी सबसे पहले शब्द एक अर्थशास्त्री थे जिसको क्या कहा जाता? जिम ओ नील के द्वारा कब? 2001 में ब्रिक शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। और फिर आपका 2010 में इसमें कौन शामिल हुआ? तो 2010 में आपका दक्षिण अफ्रीका को शामिल कर लिया गया। तो इसी को किस नाम से जाना गया? इसको फिर ब्रिक्स के नाम से जाना गया। तो पहले हम ब्रिक की बात कर लेते हैं। तो इसका सम्मेलन कैसे कैसे हुआ? बहुत आसान है। इसका पहला सम्मेलन, पहला लेटर छोड़ करके शुरू कीजिए। पहला सम्मेलन इसका 2009 में हुआ
आर से रसिया है, रूस के येकेतेरिनबर्ग में हुआ। अगला अब आगे जो छूटा था उसके पे पहुंच जाइए। अगला ब्राज़ील में हुआ, ये 10 में हुआ, तो 2 हो गए सम्मेलन। फिर अगला ये आपका चाइना में हुआ, चाइना में 11 में हुआ। इंडिया में फिर ये जो छूटा उसको इंडिया में 12 में हुआ। अब ये 12 तक हो गया तो हमने कहा 10 में शामिल कर लिया गया था ब्रिक्स, तो आपका यानी दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल कर लिया गया। तो दक्षिण अफ्रीका में कब होगा, यानी हम 12 तक पहुंच चुके, 13, तो 13 से अब आपको आगे 14 से बिल्कुल आपका 2014 बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लीजिए। जो पहला अक्षर आपका ब्रिक्स से शुरू होगा उसी के ऑर्डर में चल रहा है। तो ये आपका अब क्या हुआ, तो अब यहाँ से हम समझते हैं ब्रिक्स बन चुका है। तो 2014 वाला फिर कहाँ हुआ, इसी को हमने कहा था 14 वाला जब ये लेजा आपका ब्राज़ील में होगा तभी आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक आपका इसी में फोर्ट लेजा डिक्लेरेशन से आएगा। तो जाहिर सी बात 14 वाला ब्राज़ील में हुआ। 15 वाला कहाँ हुआ, रसिया। 16 वाला गोवा पणजी में आपका हुआ था, आपने देखा ही। 16 वाला इंडिया में हुआ। 17 वाला कहाँ हुआ, चाइना में। 18 वाला कहाँ हुआ, आपका दक्षिण अफ्रीका में। 19 वाला कहाँ हुआ, ब्राज़ील में। 20 वाला कहाँ होगा, तो आपका ये रसिया में होगा। 20 वाला कहाँ होगा, ये रूस में होगा। और 20 के बाद 21 वाला फिर इंडिया में होगा। 22 वाला फिर कहाँ होगा, चाइना में। 23 वाला दक्षिण अफ्रीका में। फिर इसी रोटेशन में अब ये चलता रहेगा। तो कितना आसान है, कोई भी आपका 1-2 क्वेश्चन इसे पूछ लेता है एग्जाम में, तो आपका कुछ भी पूछ लिया जाए। IAS में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसमें आपको कुछ भी रटने वाला नहीं है, सारा आपका सिस्टमैटिक ढंग से हो चुका। अब बात करें जहाँ विश्व बैंक या अन्य क्षेत्रीय संगठन की बात किया जाए जिनमें आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो ये AIIB है, जो कि 2015 में स्थापित किया गया था। 78 इसके मेंबर हैं और इसका हेडक्वार्टर, ध्यान रखिएगा, इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसका बीजिंग चाइना में है। तो इनमें क्या किया गया, जो जितना इन्वेस्टमेंट करेगा, पैसा देगा, उसी के अनुपात में उसे वोटिंग राइट भी, वोट का भी अधिकार मिलेगा। लेकिन पहली बार हुआ कि जो ये ब्रिक्स बैंक बना है, ब्रिक्स बैंक में आप साझेदारी या पैसा कम या ज़्यादा दो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन प्रत्येक ये हमने ग्राफ बनाया है, तो आप एग्जाम में भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता तो बना सकते हो। तो इसमें 20-20% क्या है, यानी सबके को समान महत्व दिया गया, यानी 5 है तो 20-5 100, यानी समान प्रतिनिधित्व स्वीकार किया गया है। अब ये आपका ये दोनों क्लियर हो गए होंगे काफ़ी डिटेल में। आगे आपके हम समझ लेते हैं। हाल ही में संस्कृत मंत्रालय के द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की राष्ट्रीय नेशनल लिस्ट, राष्ट्रीय सूची जारी की गई। तो इसमें 13 इसे इंटेंजिबल या अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं जिसको यूनेस्को के द्वारा मान्यता दी गई, और यह पहल विजन 24 का ये क्या है, हिस्सा है। तो इसमें कौन कौन शामिल है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इनमें आपका शामिल है वैदिक जप की परंपरा, दूसरा है रामलीला। तो पहला वैदिक जप की परंपरा हो गया, दूसरा रामलीला हो गया, तीसरा कुटियट्टम, ये थिएटर है, संस्कृत थिएटर कुटियट्टम। अगला रम्मन या गढ़वाल में मनाया जाता, गढ़वाल कुमायूं आपका उत्तराखंड में है। मुडियट्टू एक केरल का नृत्य है, तो 5वां हो गया। तो वैदिक जप हो गया, अगला रामलीला हो गया, अगला कुटियट्टम हो गया, कुटियट्टम के बाद आपका कौन हो गया, रम्मन हो गया, रम्मन के बाद मुडियट्टू हो गया, मुडियट्टू के बाद छऊ नृत्य हो गया, जो कि बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में मनाया जाता। तो एक बार फिर से रिपीट करते, वैदिक जप की परंपरा, रामलीला, उसके बाद कुटियट्टम, कुटियट्टम के बाद आपका रम्मन, रम्मन के बाद मुडियट्टू, मुडियट्टू के बाद छऊ नृत्य, और छऊ के बाद आपका 7वां है लद्दाख का बौद्ध जब, और इसके बाद कालबेलिया का राजस्थान का कालबेलिया, इसमें सांप जैसा नृत्य किया जाता, इसी को कालबेलिया कहा जाता। संकीर्तन, संकीर्तन ये मणिपुर का है। उसके बाद आपका 9 के बाद अगला देख लेते हैं, तो क्या है, पंजाब के ठठेरों द्वारा बनाए जाने वाले पीतल व तांबे के बर्तन, इसको भी दिया गया। योगा जो 21 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता, तो योगा हो गया। अगला नवरोज हो गया, नवरोज के बाद सबसे लास्ट दिया गया आपका कुंभ मेला को इंटेंजिबल आपका हेरिटेज माना गया, कल्चरल हेरिटेज माना गया। सबसे लेटेस्ट आपका
कुंभ मेला है। तो कुल मिला के कितने शामिल किए गए, यानी 13 को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अब हम बात करें क्या टेंजिबल भी हैं, तो टेंजिबल की अगर हम बात करें तो टेंजिबल में आपका कौन कौन आते हैं, मूर्त जिसको आप देख सकते, छू सकते, तो इनमें 3 कैटेगरी हैं। एक आपका प्राकृतिक होता है, दूसरा मानव निर्मित होता, और तीसरी सीरीज क्या होती है, ये मानव निर्मित को सांस्कृतिक कहा जाता, और तीसरा आपका क्या है, आपका तीसरे को मिश्रित कहा जाता। तो टोटल कितनी अब तक 37 हैं जो इस कैटेगरी में रखे गए टेंजिबल में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला, आरबीआई के द्वारा भी कई प्रकार के स्टेप लिए जा रहे हैं, उन्हीं में से आरबीआई के द्वारा क्या किया गया, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन व माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कई पहल की गई हैं। उनमें से एक पहल क्या है, इसी को क्या कहा जाता, इसी को टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन 2.0 का नाम दिया गया। तो ये किसके लिए है, तो ना एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन व माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को नकदी उपलब्ध करवाने के लिए शुरू किया गया। इनमें 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिनमें आरबीआई ने तय किया वो कितना 4.4% की दर पर इनको उपलब्ध करवाएगी कर्ज। क्यों, क्योंकि आपकी इनकी स्थिति डामाडोल हो रही है। तो इनमें 3 है, नाबार्ड को 25,000 करोड़ रुपये मिलने वाले हैं, तो नाबार्ड को कितने मिलेंगे, 25,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। सिडबी को 15,000 करोड़ रुपये, नेशनल हाउसिंग बैंक को 10,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सिडबी के है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी है एनएचबी का नेशनल हाउसिंग बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 है, 3 को 15,000 और वो 25,000, 15,000 और 10,000 करोड़ रुपये क्रमशः उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, यानी टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके तहत आरबीआई के द्वारा क्या किया जाता, प्रचलित दर पर जो यानी 1 से 3 वर्षों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान किया जा सकता है, और कोलेटरल के रूप में गवर्नमेंट सिक्योरिटी का लंबी अवधि के रूप में इस्तेमाल भी इसमें किया जा सकता। वैसे रेपो रेट पे सरकार 1 वर्ष से कम अर्थात अल्पकालीन कर्ज यानी आरबीआई के द्वारा अन्य कमर्शियल बैंकों को उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन जब हम टारगेटेड लॉन्ग टर्म ऑपरेशन की टारगेटेड लॉन्ग टर्म ऑपरेशन रेपो ऑपरेशन की बात करते हैं, तो इनमें क्या होता है, 1 से 3 वर्ष के लिए क्या किया जाता, आरबीआई के द्वारा कमर्शियल बैंक को कर्ज उपलब्ध कराया जाता है। अगला जो इम्पोर्टेंट था ये आपका इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस प्रोग्राम था। क्यों, क्योंकि अब वही आपका कोविड-19 महामारी व्याप्त है, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसे 2004 में शुरू किया गया था, और विश्व बैंक की सहायता से इसका उद्देश्य है कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी जो भारत में उसका प्रभाव है उससे निपटने के लिए सर्विलांस या निगरानी रखना। तो ये आपका हो गया इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस प्रोग्राम। अगला हम बात कर लेते हैं, ये आपका इस समय ब्लेजर्स आपका काफ़ी चर्चा में है, तो ब्लेजर्स जो पहनने वाला इसको मत समझ लीजिएगा, ये ब्रह्मांड में सबसे चमकीली वस्तुएं होती हैं जो सुपरसाइज्ड ब्लैक होल के माध्यम से इमिशन करती हैं या इमिशन होती हैं। तो ये किससे इमिशन होती है, सुपरसाइज्ड ब्लैक होल के माध्यम से क्या होती हैं, इमिशन होती हैं, इन्हीं को ब्लेजर्स कहा जाता। तो ब्लेजर्स पूछा जाए तो आपके दिमाग में जाना चाहिए ये ब्रह्मांड में सबसे चमकीली वस्तुएं हैं। अगला आपका गोवा जो है भारत का पहला ऐसा राज्य हुआ है जिसे कोरोना मुक्त घोषित किया गया और इसे ग्रीन जोन का दर्जा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता। और आज का सबसे लास्ट करंट अफेयर्स है क्या, बंगलौर ब्लू वैरायटी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये किसकी वैरायटी है, अंगूर की वैरायटी है। और अभी ये क्यों चर्चा में, क्योंकि अब बहुत सारे उद्योगों पर पाबंदी लगा दी गई जिससे इससे जो एल्कोहल व अन्य जूस और मुरब्बा सब बनता उन पर प्रभावित हुआ है, तो इसीलिए इसे चर्चा में था। तो अब ये क्या है, ये बंगलौर के आसपास वाले क्षेत्रों में इसका प्रोडक्शन उत्पादन होता और इसे 2013 में जीआई टैग भी प्रदान किया गया था। अब अन्य वैरायटी की बात करें तो बंगलौर व आसपास के क्षेत्रों में जो कर्नाटक में है वहाँ पर थॉमसन जो बीज जिनमें नहीं पाया जाता है से अंगूर, और दूसरा है एनम ई शाही दिलकुश, एनब ई शाही दिलकुश जैसी वैरायटी अंगूर की उत्पादन की जाती है।
तो इसी के साथ आज का ये डिस्कशन समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।